नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध रेखा खींची जा चुकी है। तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आने को बेताब हैं। अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है, यानी मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बन रहा है। वहीं बीजेपी 2014 और 2019 के आम चुनाव की तर्ज पर विरोधियों को चारों खाने चित करने की तैयारी में है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सभी दलों की ताकत को समझा जाए, क्योंकि महायुद्ध की तैयारी है। कौन किस पर भारी है? क्या मजबूत विपक्ष बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल, या फिर बीजेपी विरोधियों का ये सपना हो जाएगा फेल? सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खिंच गई युद्ध रेखा। महायुद्ध की तैयारी। कौन किस पर पड़ेगा भारी? मजबूत विपक्ष बिगाड़ेगा बीजेपी का खेल, या आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता होगी फेल? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही सियासी नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया है। एक तरफ पिछले 2 टर्म से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो दूसरी तरफ मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मंसूबा पाले बैठा विपक्ष। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विपक्षियों को एक बैनर के नीचे लाने की कोशिशें तेज हैं, लेकिन सवाल है कि महायुद्ध की तैयारी है, कौन किस पर भारी है? चलिए बीजेपी के साथ विपक्षियों की ताकत क्या है, यह आपको समझाते हैं। 2019 का घमासान, कितनी सीटें किसके नाम? लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने जीती 303 सीटें। कांग्रेस को जीत मिली सिर्फ 52 सीटों पर। टीएमसी के हिस्से में आई 22 सीटें। अविभाजित शिवसेना को मिली थी 18 सीटें। जेडीयू 16 सीटें जीतने में रही थी कामयाब। मायावती की बीएसपी के जीते थे 10 सांसद। 2019 आम चुनाव में सपा के हिस्से आई थी 5 सीटें। आम आदमी पार्टी ने जीती थी सिर्फ 1 सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिली 1 सीट पर जीत। चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बनाने में माहिर मानी जाती है। लगातार बैठकें चल रही हैं और 11-12 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के जरिए चुनावी रणनीति को किस दिशा में लेकर जाना है, इसका खाका तैयार किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को कैसे जनता तक ले जाना है, इसकी प्लानिंग की जाएगी। यानी इस सप्ताह बीजेपी मैराथन बैठकों की तैयारी में, और आगामी चुनाव में बीजेपी का रुख आक्रामक रहने वाला है। वहीं विपक्ष की कोशिश है कि अलग अलग चुनाव लड़कर बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन तमाम बीजेपी विरोधी दल अगर एक साथ आ जाएं, तो न सिर्फ वोट शेयर बढ़ेगा, बल्कि सीटों में भी जबरदस्त इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि तमाम गिले शिकवे भुलाकर बीजेपी विरोधी दल एक साथ आने को तैयार हैं। हालांकि जो आंकड़े हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाए, वो आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। हालांकि पिछले नतीजे अगले चुनाव के नतीजों की गारंटी नहीं हो सकते, लेकिन इन नतीजों को लेकर चुनावी बिसात में अपने मोहरे बैठाने की कोशिशें जरूर हो सकती हैं। वहीं मजबूत विपक्ष की कोशिशों में जुटे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कहना है कि सारे बीजेपी विरोधी दल एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने तो आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उनके पिता और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ को रोक दिया था। ठीक उसी तरह इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के रथ को रोकने में जरूर कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां तो भले ही आगामी लोकसभा चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन अभी से ही सियासी नगाड़ा बजना शुरू हो चुका है। अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ अश्विनी शाही जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आजाद गांधी साहब
आरजेडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं रत्नाकर सिंह जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि युद्ध रेखा तो कहा जा रहा है कि खिंच चुकी है। इस बार कैसा घमासान होगा? पहले एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली एक जो है अगला आगामी 23 जून को एक मीटिंग करने वाले हैं पटना में। 18 पार्टियों के प्रमुख जो है उस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे और निश्चित रूप से हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ पे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं या जहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है या जहाँ पर भी जो भी दल मजबूत है उस दल की रणनीति वहाँ पे तय करके और कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता जो अधिकार देती है उसको सत्ता से हटाने का हमने संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने का काम जो है 2024 में करेंगे। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे मतभेद है और बहुत सारे अलग अपनी डफली अपना रहा, ये अश्विनी भाई भी यही कहेंगे, लेकिन मैं बता दूं उसके पहले ही, इस प्रश्न आने से पहले ही बता दूं मैं कि देखिए मुद्दों पे बहुत सारी विभिन्नता होंगी। किसी मुद्दे पे हमारी, क्योंकि आइडियोलॉजी सब पार्टियों की अलग है, तो मुद्दों पे बहुत सारी विभिन्नता आएंगी, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से जनता को मुक्ति दिलाना और जनता के हित में काम करने वाली एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार बनाना, जिससे कि जनता का हित जो है वो देखा जा सके और साधा जा सके। लेकिन जो कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ नेता इस पक्ष में हैं कि कांग्रेस को अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, पोस्ट पोल के बाद फिर गठबंधन का हिसाब किताब देखना चाहिए कि समीकरण क्या बैठता है। क्या इस पर भी विचार है कांग्रेस पार्टी का, या विपक्षी एकता होगी ये तय है? देखिए अक्षय जी, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे विचार देंगे और सबसे विचार, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इसमें विचार देने का अधिकार भी है और हर आदमी, हर पार्टी अपना विचार रख सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हम जब मिलके एक टेबल पे बैठकर सब रणनीति तय करेंगे, उस समय ये देखा जाएगा कि कौन पार्टी कहाँ पे लड़ेगी और कितनी सीटें लड़ेगी। ये सारी चीजें अभी चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से हम एक रणनीति तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बिल्कुल। आजाद गांधी साहब, ये विपक्षी एकजुटता की जो कवायद की जा रही है, जिसमें अग्रणी भूमिका में नीतीश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जाएगा विपक्षी एकता, या फिर सारे बीजेपी विरोधी दलों की एकजुटता के तौर पर देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जी, भाजपा छोड़ करके और एक दो पार्टी है जिसका कोई जनाधार हिंदुस्तान में नहीं है, और जितने भी जनाधार की पार्टियां हमारे देश में है, जो विपक्ष की संज्ञा उसको दी गई है, उस तमाम ताकत एक सूत्र में बंद कर करके भाजपा को हम लोग हराने का काम करेंगे। क्योंकि हम लड़ाई स्वार्थ की नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई जनता की कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हिंदुस्तान अन्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या लड़ाई है? आप 9 साल सरकार का हो गया, हमारे तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है, बैठे हुए हैं, बताए न भाई कि 9 वर्ष में आपकी क्या उपलब्धि रही। पूरा जनता त्राहिमाम है। जो आप देखिए, हम नहीं विशेष रूप से बताना चाहते हैं, जो गैस सिलेंडर का दाम हमने 430 रुपया में छोड़ा था, जो 40 रुपए डीजल और पेट्रोल था, आज स्थिति क्या हो गई है? कमर तोड़ महंगाई है। अब भाजपा को भगाना लोगों ने नारा दिया थी। और देखिएगा, जो 23 तारीख को नीतीश जी ने जो पहल किया है और राहुल गांधी ने जो विश्वास आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी पर किया है, यह पहल रंग लाएगी। आप जब 23 तारीख को देखिएगा तो पटना में तमाम देश की तमाम हस्तियां, चाहे ममता बनर्जी हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब हो, सीताराम येचुरी साहब हो, और जितनी अखिलेश जी हो, जितनी हस्तियां हैं, तमाम लोगों का जमावड़ा हो रहा है। और उसी दिन कन्वेनर जो है बनाया जाएगा कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जिसको हम
उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बिहार पर उन्होंने भरोसा जताया। ठीक है, बिहार आंदोलन की नगरी है। ठीक है आजाद गांधी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, एक एक रिएक्शन बाकी सभी मेहमानों से हो जाए, फिर इस डिबेट को खोलते हैं ताकि तर्क सभी के पूरी तरह से सामने आ पाए कि क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे तमाम विपक्षी दल जिनकी ये योजना है विपक्षी एकता की। उससे पहले संगीता शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि मंच पर तस्वीरें खिंचाना, हाथ से हाथ जोड़ना तो आसान है, लेकिन एक दूसरे का हाथ अंत तक थामे रहना ये बड़ी चुनौती होगी, मानती हैं आप इसे? देखिए अक्षय जी, अगर किसी बड़े काम का बीड़ा उठाया जाए तो कोई भी बहुत बड़ी नहीं है। और गठबंधन की जो बात हो रही है और जिस तरह से भाजपा की राजनीति आज है, तो उसको देखते हुए जो एक बीड़ा उठाया गया था उसमें हर चुनौती से हर विपक्षी दल खड़ा होगा और लड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस विपक्षी एकता में कहां पर स्टैंड कर रही है, संगीता शर्मा जी? देखिए अक्षय जी, हमारे पास दो राज्यों में सरकार है, गुजरात में भी हमारे पास की 2 सीटें हैं। तो आम आदमी पार्टी एक जिसने बीजेपी को सामने से एक टक्कर देने का है, तो विपक्षी एकता में कोई भी तो आरजेडी हो चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका हो। जब एक बड़ी लड़ाई होती है पर भी लड़ाई होती है तो हर सहयोगी की भूमिका होती है। उसी तरह देश को बचाने में जो हर पार्टी की भूमिका है वो आम आदमी पार्टी। लेकिन हरियाणा में तिरंगा यात्रा के दौरान जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पर भी वार करते दिखाई दिए, बीजेपी छोड़ दीजिए समझ में आता है, उन्होंने तो कांग्रेस को भी लपेट दिया। ये दोस्ती फिर कैसे निभ पाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी? हालांकि रत्नाकर भाई ने खुद स्वीकार किया कि हमें तमाम मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए अक्षय जी, हर अपने अपने एजेंडा के विचारधारा है, लेकिन जब एक बड़ी लड़ाई लड़ती है जो में समझौता किया जाता है क्योंकि बाद में हम है तो देश की बात जहाँ पर होगी जहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं। तो एक क्योंकि सबका उद्देश्य एक है कि जो भाजपा सरकार झूठे वादे में आई, सत्ता पर काबिज हुई, तानाशाही की राजनीति जो है बहुत देर तक नहीं चलती, तो मेरा जो विपक्षी दलों ने आया है तो सब ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और तानाशाही की सरकार चल रही है जिसका मुकाबला करने के लिए हम तमाम मतभेदों को भुला देंगे, लेकिन जब एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जो है पहली बैठक से पहले ही शुरू हो चुका है तो फिर आगे क्या कुछ स्थिति होगी, इस पर भी मैं आऊंगा। राम प्रकाश पांडे साहब, आपको लग रहा है कि मजबूत विपक्ष बन पाएगा? कहीं पुराने की तरह हर्ष तो नहीं होगा 2019 की तरह या 2014 की तरह? जी नहीं, एकदम विपक्ष मजबूत विपक्ष बन पाएगा, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो जनता के हित में लड़ने के लिए जा रहा है, जो क्योंकि जनता पूरी तरह ईमानदारी है, जनता किसी भी काम जनता के साथ किया नहीं, तो विपक्ष एक अपनी एकजुटता दिखा के ये लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि देश की लड़ाई है ये, देश की जनता की लड़ाई। अश्वनी शाही साहब, क्या जवाब दीजिएगा? तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम तो तमाम अपने गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे, लेकिन आज की डेट में जरूरी है बीजेपी को सत्ता से हटाना। आप मानते हैं कि चुनौती बड़ी है, भले ही आप जाहिर ना करें? अच्छा जी, देखिए, विरोधी दलों का जो गठबंधन होता है या सोच होती है किसी भी सत्ता पर आसीन दल को वहां से सत्ता से हटाने के लिए होता है, और वही ये लोग की सोच है, उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक अनुमान है कि ये चर्चा में ही खर्चा हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि उसका कारण है, अभी आपने थोड़ा सा हिंट दिया, फिर मैं अभी बताता हूँ। अजय माकन जी का बयान आता है जब मनीष सिसोदिया जी जेल जाते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत अच्छा हुआ, भ्रष्टाचारी हैं, जेल चले गए। यही बघेल साहब के यहाँ छापे पड़ते हैं कांग्रेसी नेताओं पर, तो किस तरीके से इनके प्रवक्ता जो है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वहां पर जो है उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे राम प्रकाश भाई बैठे हैं, राम प्रकाश भाई की पार्टी पर अधीर रंजन चौधरी जी हमेशा हमलावर रहते हैं। ममता बनर्जी जी ने एक इनको सुझाव दिया है। अब सोचिए कि कांग्रेस को ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस को अब ये लोग सुझाव देने लगे कि 200 सीटों पर ही लड़ जाना ज्यादा बढ़िया है।
क्योंकि अभी 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें 261 सीटें ऐसी थी जहां पर या तो कांग्रेस जीती थी या दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस कह रही है हम 350 से नीचे वो नहीं करेंगे। अब रत्नाकर जी यहाँ बैठकर जो भी करें, लेकिन वो लोग कर रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है। ये लोग जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे ममता जी हो गए, छोटे दल मतलब 1-2 राज्य में, हमारे 3 दलों के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आजाद गांधी जी बिहार से हैं, संगीता शर्मा जी के पास 2 प्रदेश है और राम प्रकाश जी के पास 1 प्रदेश है। यही लोग बताते रत्नाकर भाई को, ये लोग अपने अपने प्रदेश में अपनी अगुवाई में कांग्रेस को लड़ाएंगे या कांग्रेस की अगुवाई में लड़ेंगे, मामला यही साफ हो जाएगा। तो बीजेपी की रणनीति रहेगी क्या? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। देखिए, बीजेपी की रणनीति का कोई मतलब ही नहीं है। एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उसी में जो है देखिए अभी पीछे से किस तरीके से नफरत पल रही है। तो जनता जान रही है। सभी विरोधी दल, अभी आजाद गांधी जी कहेंगे कि भाई ऐसा है कि आप जहाँ हैं, चलिए बिहार में तो हमको पहले से भी इनको 3, 4, 5 सीटें मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल है ये लोग, पंजाब में कितनी सीटें देंगे? नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष में अगर बिखराव होगा तो बीजेपी का रास्ता आसान होगा। इसीलिए बीजेपी विरोधी दलों को उनकी विचारधारा की याद दिला रही है क्या, कि आपके विचार कैसे मेल खाने लगे, लड़वा कर जीतिएगा। विचारधारा की याद तो हमेशा दिलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, इनको ये मिलना चाहते हैं। और विचारधारा किस तरीके से, आपको एक बड़ा अच्छा चीज याद आएगा। 25 तारीख को से 2 दिन पहले ये बैठक हो रही है, 25 जून। क्या चीज है 25 जून 1975 का दिन, उसकी पूर्व संध्या 2 दिन पहले वो बैठक हो रही है। देश ने क्या झेला था, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को झेला था 25 जून 1975 को इस देश ने। तो उसकी पूर्व संध्या पर ये बैठक हो रही है। अब ये विचारधारा क्या कहेगी, किस तरफ जाएगी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अक्षय जी तैयार है। 2019 चले, बिल्कुल हम तैयारियों को ही परखने के मकसद से आज इस विषय को चर्चा में लेकर आए हैं कि जुबानी जमा खर्च से तो काम चलेगा नहीं। कुछ तर्क ऐसे होने चाहिए जो ये लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि हाँ भाई, हमारी ये रणनीति है और इसका ये रिजल्ट निकलेगा। रत्नाकर भाई अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं राम प्रकाश पांडे साहब आपके पास आ रहा हूँ। तमाम बौखलाहट दिख रही है, तमाम बेचैनी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, आप क्यों बेचैन है? आप अपना काम करिए ना। हम तो अपना कुनबा बड़ा करने के चक्कर में है, हम तो लोगों को जोड़ने के चक्कर में। और बताइए, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक पार्टियों में अगर कोई सुझाव देता है एक दूसरे को कि आप यहाँ से लड़िए, इतनी सीटें लड़े, और कोई अपना हक मांगता है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें आपको कोई लग सकता है कि आपस में हमारी नहीं बन रही है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा अच्छा जी, जहाँ चाह होती है ना, वहीं पे राह होती है। और चाह यहाँ पे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को हटाना और एक जनहित ऐसी सरकार को लाना जो जनता के हित में काम करे। भारतीय जनता जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो तमाम सारे मुद्दा की तरह मुंह बाए खड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम करे और जनता को उसका सीधा लाभ करे। बिल्कुल, आपने जहां चाहा वहां राह की बात कही है, ये बात तो ठीक है, कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राम प्रकाश पांडे जी, ये धरातल पर भी उतनी ही सत्यता के साथ उतर पाएगी? सीटों का बंटवारा अड़ंगा नहीं बनेगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? ये एकदम ही सीटों का बंटवारे का कोई अड़ंगा नहीं बनेगा। और क्योंकि अभी जनता के सामने ऐसी समस्या है जिनको लेके चलना है, जनता त्राहिमाम कर रही है, तो उस जगह पर अपनी स्वार्थ को छोड़ के हम लड़ेंगे। हमें इस तरह की तानाशाह सरकार को हटाना है। नहीं तो कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो टीएमसी कुर्बानी देने को तैयार है सीटों की? जरूर, अवश्य। तो ममता दीदी का वो इशारा क्या था, थोड़ा समझा दीजिए। कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां पर लड़े और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं वहां पर मजबूती से उनको लड़ने दें। तो पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है कांग्रेस की या अन्य दलों की बीजेपी को छोड़कर? क्योंकि ज्यादातर सीटें तो या तो ममता बनर्जी जी की पार्टी के पास हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहां पर कांग्रेस कितनी सीटों पर स्टैंड करती दिखाई दे सकती है? क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में कांग्रेस है, उस जगह पर उनको दिया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो जीते थे, उनकी सीट का देखा जाएगा, सोचा जाएगा।
पार्टी इस तरह से विचार विमर्श करेगी। मतलब सिर्फ अधीर रंजन चौधरी जी की सीट छोड़ी जाएगी? मैं ये नहीं बोला, तो कांग्रेस जीती है विधायक की। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, कुर्बानी की बात थी ना कि कुर्बानी किसी को तो देनी पड़ेगी। आपने कहा कि हम तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, अब आप कह रहे हैं कि अधीर रंजन जी के लिए एक सीट छोड़ देते हैं, कांग्रेस मान जाएगी? केवल नहीं, कांग्रेस का जहाँ मजबूती देखा हुआ होगा वहाँ पर देखेंगे हम छोड़ के। चले ठीक, हमारी ममता बनर्जी से यही बोली है जिसकी जहाँ मजबूती है। ठीक रत्नाकर जी, जल्दी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर एक ब्रेक के लिए रुकना है। बिल्कुल। देखिए अक्षय जी, कौन कितनी सीटें लड़ेगा और कहाँ से लड़ेगा, ये हम या राम प्रकाश जी या हमारी बहन या आरजेडी के नेता यहाँ पे बैठ के हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उतना बड़ा कद नहीं है। हम सिर्फ उनकी भावनाओं को, जो पार्टी लाइन पे जो चीजें होती हैं, उन बातों को प्रकट कर सकते हैं। कौन कितने सीटों पे लड़ेगा ये मीटिंग में तय होगी। 23 जून को जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे शीर्ष नेता सब इकट्ठा हो रहे हैं और वो तय करेंगे। हम और आप सिर्फ उनकी बातों को रख सकते हैं, कौन तय करेगा ये यहाँ पे टेलीविजन। नहीं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ कि टीवी पर बैठकर एजेंडा सेट नहीं होता। आपने जो बात कही है कि ना आपने कहा कि ना आप लोगों का वो कद है कि इन चीजों को आप डिसाइड करें, लेकिन किसी पार्टी की मुखिया अगर संकेत दे देती हैं तो उस पर तो फिर सवाल उठेंगे ना। आपका कहना बिल्कुल। अभी राम प्रकाश जी से आपने पूछा सीटों के बारे में, और मैंने एक आपको इसके पहले मैंने एक सेंटेंस आपको कहा था जी कि देखिए लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और सुझाव देना, अपना हक मांगना ये लोकतांत्रिक पद्धति में आता है। तो कोई भी पार्टी अपनी बातों को रखेगा और हम मिलकर, हमने तय किया है जबकि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ उसमें परेशानियां आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, हम मिल बैठ के उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं चैलेंजेस की बात हम कर रहे हैं कि वो चैलेंजेस दूर कैसे होंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही फॉर्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का गणित वो क्या होगा जिस पर सभी दलों को कोई ऐतराज नहीं होगा। कि 2024 को लेकर जो सियासी घमासान छेड़ चुका है, रणनीति क्या रहने वाली है, कौन सा वो फॉर्मूला होगा जिसके आधार पर विपक्षी एकता मजबूत होगी, और बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी जिससे वो जीत की हैट्रिक लगा पाने में कामयाब हो पाएगी, जिसका भरोसा उनको है। मैं अश्वनी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी इसी मंच पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कहा गया कि जी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मिल बैठकर हम सुलझा लेंगे और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही होता है। ये तो आप मानते हैं ना? अगर बातचीत सफल हो गई तो आप मानते हैं कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी? नहीं भी सफल रही अक्षय जी तो भी चुनौती रहेगी। लोकतंत्र में चुनाव सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए बंगाल में हम ममता जी से मजबूती से ममता जी लड़, फिर भी हम सीटें जीत कर लाते हैं वहां से। आरजेडी एक प्रमुख पार्टी है, उससे जीतेंगे हम पंजाब में चलिए नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो है 7 की 7 सीट जो हमारे पास है उसको रिटेन करना हमारे लिए चुनौती है। तो चुनौती तो हमारे पास खत्म नहीं हो रही है, मगर एक चुनौती अभी आई है जिसके लिए केजरीवाल साहब निकले। रत्नाकर भाई उसका जवाब दें कि क्या ये लोग अभी अध्यादेश पर केजरीवाल के साथ हैं या नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो एक शुरुआत यही से हो रही है। तो अब केजरीवाल साहब उसके लिए निकले हुए हैं। दूसरे नीतीश जी को कांग्रेस ने लगा रखा है कि भाई ये काम करो। उन्होंने काम किया विपक्षी लोगों को एकजुट करने का, लेकिन आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जो है उड़ीसा देखिए अलग ही है इन लोगों से। तो सब जगह की स्थितियां बहुत विपरीत हैं। तो उन्होंने बीजेपी का साथ देने का वादा किया है क्या? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर तेलंगाना की बात कर रहे हैं? केसीआर साहब तो खुद अलग फ्रंट बनाने की तैयारी में थे। आप भले ही वो कह रहे हैं कि हम तेलंगाना मॉडल पर काम करेंगे। की बात की अक्षय भाई, मैंने गठबंधन की बात की कि उस गठबंधन में तेलंगाना वाले जो है आप पटना तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तेलंगाना में जब करते हैं तो वहाँ पर बुलाते नहीं है आरजेडी। लेकिन आप लोगों के बीच में तो दूरी है। उन्होंने तो पटना की दूरी तय की थी, भले ही बात आगे नहीं बनी, लेकिन आप लोगों के बीच में भी तो दूरी है। नहीं, अभी जो है मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए रत्नाकर भाई कह रहे थे कि जो भाजपा के विरुद्ध में जो लोग हैं वो एक साथ खड़े हैं। तो भाजपा के विरोध में तो केसीआर भी है, भाजपा के विरोध में तो टीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, ये बीजेडी भी है, सब लोग तो भाजपा के। तो कहाँ है आपके साथ वो? ये मैं कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था। और क्या आम आदमी पार्टी के साथ रत्नाकर भाई हैं इस राज्यसभा में, जो राज्यसभा के उसमें? चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लूंगा एक बार जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले आजाद गांधी साहब आप क्या कहिएगा? आपने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है और
जो तमाम समस्याएं हैं उनका कोई निदान नहीं किया गया। मौजूदा सरकार को आप भी पूरी तरह से फेल बता रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो जनता सवाल नहीं करेगी कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में आप थे तब आपको इस बात की सुध नहीं आई, या जनता से मोह सिर्फ दिखावा है? नहीं है, ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा है। जनता ने मन बना लिया राष्ट्रीय स्तर पर। लास्ट में जनता की भावनाओं को देखते हुए, जो जनता की चाहत थी, जो जनता की जो सोच थी, सब तमाम महागठबंधन जो है जनता की भावनाओं को देखते हुए विपक्ष ने एक ताकत का रूप दिया। जब एक ताकत का रूप दिया तो भारतीय जनता पार्टी को हड़बड़ाहट होने लगा, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। आपस में इनका इतना विवाद है, ये दूसरे की बात क्या करेंगे कि ममता दीदी क्या है, तेजस्वी जी क्या है। सब लोगों का फैसला एक मत है। ये पहले सोचे कि जोगी बनेगा कि मोदी बनेगा। नहीं तो लोग आपकी किस बात पर यकीन करेंगे? जब आप साथ थे, जब आप डिफेंड करते थे। भारतीय जनता पार्टी आजाद गांधी साहब, आजाद गांधी जी सुन तो लीजिए सर। एक रूट दक्षिण धारा, सुनिए उत्तर का रूट ऐसा है, सुनिए ना, जो मोदी को सीधे गंगा नदी में बहा देगा। आप देख लीजिएगा कि आने वाला जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम 80% से ज्यादा सीटों पर हासिल करेंगे। प्रत्येक राज्यों में जितने सीटें, जो जितने लायक है, उनको सीट उतना मिलेगा। आपस में कहीं कोई न मनभेद है न मतभेद है। हम लोग जनतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही क्या? होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। चलिए, नहीं ये तो अच्छा कहने के लिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये कहने में तो ठीक है, लेकिन जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो जनता आपसे पूछेगी नहीं कि आप तब सही बोल रहे थे जब बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में थे, या अब बोल रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होगी जनता? देखिए, जनता के ही भावना को लेकर के हमने विपक्षी ताकत बनाया। अरे कहाँ जनता ने बिगुल फूंक दिया आपके पास कि चलिए हमारी लड़ाई लड़िए? बताइए ना, कोई ऐसा उदाहरण हो आपके पास? अरे वो तो आपको देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। आपने देखा न, कर्नाटक का ही तो झांकी था न। कर्नाटका झांकी है। हाल ही में कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी? पहले कई आजाद गांधी साहब, ये बात अगर रत्नाकर भाई की तरफ से कही जाती कि कर्नाटक में सुपड़ा साफ कर दिया हमने, समझ में आता था। जेडीयू का क्या योगदान रहा? कहाँ जेडीयू का योगदान नहीं रहा? जेडीयू का योगदान कर्नाटक में रहा, राष्ट्रीय जनता दल का योगदान कर्नाटक में रहा, और पूरे देश में जो दो दल, जो प्रमुख दल हमारे बिहार में है, जिसका जनाधार पूरे राष्ट्र स्तर पर है, और वह दिखा देगा दोनों दल कि हम लोग सब साथ है। सर, आरजेडी की स्थिति पता है ना? खाता भी नहीं खुला था पिछले चुनाव में। कल क्या था और आज क्या? कल और आज कल में, कल सोमवार था, आज मंगल है। कल मंगल होगा, परसों बुध होगा, परिवर्तन होता है ना। लेकिन परसों फिर रविवार आ सकता है। संगीता शर्मा जी, होगा। अब जो देश का जो माहौल बन गया, जो देश की स्थिति, जो मोदी पर जिसमें लोगों ने विश्वास किया था, देश की जनता ने, वो कसौटी पर नहीं उतरे, देश को बेच दिए, खोखला बना दिए। आज देख रहे रेपो रेट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है बिहार में। ठीक है, ठीक है संगीता शर्मा जी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसी बात को लेकर है ना कि सीट शेयरिंग आप लोग कह रहे हैं कि मिल बैठकर हम कोई ना कोई रास्ता इस तरह का जरूर अख्तियार कर लेंगे, लेकिन अभी तो ये निश्चित नहीं है। एक तरफ बीजेपी आक्रामक चुनावी मोड में आ चुकी है। आप लोग खुद कहते हैं कि रणनीति के मामले में, चुनावी रणनीति के मामले में बीजेपी माहिर है। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पर ज्यादा रहता है कि चुनाव में किस तरह से जीत दर्ज की जाए, ये आप लोग कहते हैं। उनकी तो तैयारी तेज है, आप लोगों की तो अभी बैठक 23 को होनी है, और उसके बाद क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, भविष्य के गर्त में। देखिए, सारा भविष्य लिखा हुआ है कि कल क्या होगा। ठीक, आजाद गांधी साहब आऊंगा। ये संगीता शर्मा जी से मेरा सवाल था। देखिए अक्षय जी, बीजेपी अपनी तैयारी के मूड में है, हमेशा रहती है, लेकिन इस बार जनता उससे ज्यादा आक्रामक मूड में है। जनता से जुड़े बेहद मुद्दे हैं, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो जो ये तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता को चाहिए था कि हम किसको वोट दें और किस तरह से। तो वो महागठबंधन ने अपनी तैयारी की है, और इस बार जनता जो है वो बीजेपी को पटकनी देने के लिए अक्षय जी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि 9 साल में जो झूठ का किला इन लोगों ने खड़ा किया था, उसके ढहने की बारी आ चुकी है अक्षय जी। तो
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार अक्षय जी नहीं चढ़ने वाली है वो काठ की हांडी। आप देखिए इनके मंत्रियों के किस किस तरह के बयान आ रहे हैं। आप उत्तराखंड को उठाकर देख लीजिए, गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को ये देशभक्त बता रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है कि इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा क्या है। तो जो मेन मुद्दे हैं जनता को उससे निजात पाना है, और वो कौन देगा ये जनता का विश्वास है। तो अब महागठबंधन पर जनता भरोसा करेगी कि महागठबंधन ही हमें इन मुद्दों से छुटकारा दिला पाएगा। नहीं, अभी तो ये तय नहीं है ना संगीता शर्मा जी, इस महागठबंधन में आप लोग शामिल होंगे भी कि नहीं? देखिए अक्षय जी, जिस तरह से रत्नाकर भाई ने भी कहा और मैंने भी कहा कि चीजें बैठ करके जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा वो डिसाइड करेगा। आपका शीर्ष नेतृत्व तो आज ही सवाल खड़े कर रहा था, सही नहीं होगा संगीता जी। आपका शीर्ष नेतृत्व तो आज ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहा था कि 25 साल में कांग्रेस ने भी क्या दुर्दशा कर दी हरियाणा में, शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल जर्जर कर दिया। वो तो आज भी आरोप लगा रहे थे। देखिए अक्षय जी, ऐसे तो हम वहाँ पंजाब की बात करें तो वहाँ हमारी सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ भी हमारी 5 सीटें। हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ तो ना बीजेपी हमारे विपक्ष में है, कांग्रेस वहाँ बिल्कुल नहीं है। तो देखिए हर राज्य के अपने अपने आंकड़े हैं, हर राज्य के अपने अपनी भूमिका है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई विपक्ष में है तो कोई पक्ष में है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसी लोकतंत्र और उसी संविधान को मानने वाले हम भी हैं, और सब जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं जो महागठबंधन में आना चाहते हैं वो भी संविधान मानते हैं। जो आज संविधान की दुर्दशा और लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी लेकिन रत्नाकर भाई उसके लिए सब एक साथ, जैसा उन्होंने कहा कि ठीक है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, किसी चुनाव में राजनीतिक दल साथ आ जाते हैं, किसी में खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन ये जनता को कैसे मैसेज पहुंचा पाइएगा? जब पंजाब की अगर बात होगी तो वहां पर तो सत्ता पक्ष में आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में आप हैं सबसे बड़ी पार्टी, तो वहां पर क्या कीजिएगा? देखिए जनता को बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी किसके खिलाफ लड़ रही है या कौन सी पार्टियों का गठबंधन है, इसको बहुत ज्यादा फर्क। उनको अपने मुद्दों से मतलब है, जनता के मुद्दों से। कौन सी पार्टी उनके हक की लड़ाई लड़ रही है वो उनका सरोकार रहता है जनता को। और आज जो ये सारे लोग मिलकर अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनकी महंगाई के खिलाफ, इनकी बेरोजगारी के खिलाफ, इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता वो देख रही है। तो ये सारे समीकरण हम निश्चित रूप से तय कर लेंगे। रही बात, मैं अभी अश्विनी जी ने 2 चीजें कही थी, मैं उसके ऊपर क्या अपना राय देना चाहता हूँ। पहली चीज तो इन्होंने अध्यादेश के बारे में कहा, तो अध्यादेश के बारे में निश्चित मैंने पहले भी कहा आपसे कि बहुत सारी पार्टियों मुद्दों पे अलग हो सकता है, राय व्यक्त अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई हो, जब देश की बात आती है तो एक साथ एकजुट सारे लोग खड़े रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं ये कहूंगा कि आप बोल रहे थे केसीआर से गठबंधन, उसके बाद आप बोल रहे थे कि बीजेडी आएगी क्या, सारे दलों से पूछ रहे थे। आप पहले मुझे स्पष्ट करिए कि पंजाब में क्या आप अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जिस वही अकाली दल है जो किसान के मुद्दे पे आपका साथ छोड़ चुकी थी, वो अकाली दल से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? तो ये पहले आप स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारी छतरी बड़ी है, एक हमारी छतरी बहुत बड़ी है। इस छतरी में हम सबको समाहित करने का काम करेंगे, अपनी छतरी के नीचे सबको लाने के का काम करेंगे। अब सामने वाली की मर्जी है भाई कि वो हमारी छतरी में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। चलिए, कम से कम आपने ये तो स्पष्ट कर दिया कि छतरी कांग्रेस की होगी। अश्विनी शाही जी क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, जवाब जो है इसमें कुछ है नहीं। जवाब का अभी देखिए 2-3 बातें इन लोगों ने कहा, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। और हमारी संगीता बहन ने राष्ट्रपिता की बात कही। आज राष्ट्रपिता की याद आ गई, और जैसे पंजाब में सरकार बनी थी उसी राष्ट्रपिता के फोटो तक हटाकर भगत सिंह की फोटो लगाई गई थी। राष्ट्रपिता नहीं है आज इन लोगों के साथ, और आज यहाँ पर हमारी बहन को याद आ रहा है। रत्नाकर भाई ने जो जवाब दिया, इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जनता को अपने मुद्दों से मतलब है। सत्य कहा इन्होंने, जनता को अपने मुद्दे से मतलब है। अभी 2 चुनाव इन्होंने जीता, पहला हिमाचल का, दूसरा जो है कर्नाटक का। वहाँ पर बड़े वादे किए गए, पहले हिमाचल से शुरू हुआ। जैसे ही वहाँ से चुनाव जीत कर हटे, जनता ने हमको नकारा नहीं। 35,000 वोट से हम लोग हारे हैं। वहाँ पर जो है 3 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। 9 लाख रुपए जो बसें चलती है प्राइवेट, उसका टैक्स बढ़ा दिया सालाना, और बिजली के दाम भी बढ़ा दिए। इससे कि सब कुछ सस्ता होगा, ये फ्री देंगे। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी 5 गारंटी को पूरा करने का खाका भी तो सामने रख दिया। उस पर भी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ।
कर्नाटक में चलिए, कर्नाटक में आते ही 2 रुपया 89 पैसा बिजली का बिल बढ़ गया। उसके बाद जो है बीपीएल, रत्नाकर भाई मैंने बीच में नहीं बोला, तो उसके बाद जो है सुन लीजिए रत्नाकर भाई, सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। बीपीएल को हम देंगे, क्या देंगे बीपीएल को? पैसा जो महिलाओं को देने के लिए कहा था वो बीपीएल को देंगे, सबको नहीं देंगे। 200 यूनिट बिजली जो फ्री है उसके लिए भी कंडीशन लगाई गई, यानी कि अब कंडीशन की सरकार कह रहे हैं लोग, तो जनता को अपने मुद्दों से मतलब है कि भ्रमित करके आप आए थे। और इसके बाद एक बात और कहूंगा, राजस्थान में 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती गिना राहुल गांधी जी ने। पहली कैबिनेट में किसानों का ऋण माफ, हनुमानगढ़ में आरती आई, लाठियों से पीटा गया किसानों को, वो आज तक ऋण माफ नहीं हुआ। तो ये सब, ये गारंटी जनता को अपने मुद्दे से पता है। हाँ, ये भी पता है कि हिंदुस्तान में हमने क्या किया है। आज जो फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को आजकल हम लोगों ने टॉप 5 में पहुंचाया था। नहीं तो वो पूछेंगे ना कि किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? जी, मैं क्या बता रहा हूँ, किसानों की आय जो उनको एमएसपी बढ़ाई गई है, 2.5 गुनी एमएसपी बढ़ी है। ये कब बढ़ी? ये कब बढ़ी? 14 से लेके अभी तक के बीच में। अभी जो परसों भी घोषणा हुई, आप मिला लीजिएगा। एक प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपए थी, आज 1,72,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। पूरे देश की हमने बढ़ाया है। हमने सभी फसलों का समर्थन मूल्य इतना बढ़ा दिया कि जो हमने पहले भी कहा, 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां। 2 करोड़ का हमने उसमें वादा नहीं किया था कि संकल्प, हमने कहा था कि हम देंगे। तो ये तो आपने भी कैची चला दी ना कि हमने कहा था, वो तो जुबानी खर्च था। कैची नहीं, अच्छा भाई बात को आने दीजिए। 6,500 एमएसएमई रोजगार पे बात होती है, 6.5 लाख, सॉरी 6.5 करोड़ एमएसएमई इसमें रोजगार सृजित हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 ट्रिलियन का चल रहा है, रोजगार सृजित हुए हैं। 2016 में 442 स्टार्टअप थे, आज 93,000 स्टार्टअप है, रोजगार सृजित हुआ है। 41 करोड़ मुद्रा लोन दिया है, उसमें भी रोजगार सृजित हुआ है। ठीक है, ये तो 9 साल की उपलब्धियों में आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है ना कि घर घर तक ये उपलब्धियां पहुंचाई जाएं। जी, अभी 71,000 अप्रैल में 71,000 वो नियुक्ति पत्र बांटा गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 10 लाख इस साल के अंत तक देने का पूरा खाका है। अक्टूबर में 75,000 नौकरियां दी गई थी, सरकारी की बात कर रहा हूँ। जनवरी में 71,000 दी गई थी। तो हम लोग देते चले जा रहे हैं, हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वो 60 के दशक वाला गाना नहीं, आय हाय रे महंगाई तेरी 2 टकियों की नौकरी, 60 में गाना बना था। आज 1.34 थोक महंगाई दर है और इनका ऑल टाइम ज्यादा 13% हुआ करता था कांग्रेस के समय में, नरसिम्हा राव जी के समय। चले ठीक, एक और ब्रेक का वक्त है। टीवी की मजबूरी तो आप समझते ही है ना कि ब्रेक लेना जरूरी होता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा प्लान तो ये है कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि सरकार ने किस दिशा में काम किया और कितना फायदा लोगों तक पहुंचा। लेकिन विपक्ष की तैयारी भी कमजोर नहीं है। विपक्ष भी उन तमाम वादों को याद दिला रहा है जो चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से किए गए थे। आजाद गांधी साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले उपलब्धियों का बखान तो किया अश्वनी शाही साहब ने, लेकिन आप लोग उनके इन कामों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आप लोग जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो आपके क्या तर्क होंगे जनता के सामने? देखिए, हमेशा जो है यूपीए की गवर्नमेंट ने हमेशा जन कल्याण के लिए काम किया। जब ये लोग विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और वही स्मृति ईरानी जो आज मंत्री बनी हुई है, और शरीर का वजन भी उनका 3 गुना हो गया है। कारण क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि जब जरा गैस सिलेंडर का हम 10 रुपया बढ़ाते थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर, तो वो बीच सड़कों पर इंडिया गेट पर आ जाती थी, आंदोलन होता था। आज गैस सिलेंडर 1300 रुपया के दर से लोगों को मिल रहा है। लोग जो है अब लकड़ी का जो देहाती जलावन है उस पर जो है लोग उतर आए हैं। स्थिति खराब है देश में भाई साहब। संविधान को लोगों ने एकदम धज्जियां उड़ा दिया है। ऐसी परिस्थिति में जो जनता की जो विचारधाराएं हैं, जनता ने मन बनाया, देश की 140 करोड़ जनता का एकदम एक तरफा फैसला है।
हमको ये भी लगता है कि लोग जीरो। अगर उसी जनता ने पूछ लिया कि अगर बीजेपी फेल है सारे कामों में तो आपके पास क्या है हमें देने को, तो क्या जवाब होगा? हमने जो काम दिया है, जो शुरू में आप याद करिए, जब से देश आजाद हुआ है तो कांग्रेस का ही न दिया हुआ है। और जो कांग्रेस के साथ जो पार्टियां थी, सीपीआई था, सीपीएम था, लेफ्ट फ्रंट था, जो भी जो महाराष्ट्र वाली पार्टी थी, तो तमाम लोगों ने जितना भी हमें रोजगार गारंटी योजना दिया, हमने उस वक्त 3.5 करोड़ लोगों को, नौजवानों को जो मैट्रिक पास था, तो तमाम लोगों को हमने 25-25 हजार रुपया एक इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना चला था, जो 3.5 करोड़ लोगों को दिया गया। हमको कथनी और करनी जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं तो आरजेडी की नैया कांग्रेस के भरोसे है ना। तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, दोनों नहीं, आजाद गांधी साहब मेरी आवाज पहुंच रही ना अब तक सर? हाँ। यानी आरजेडी कांग्रेस के भरोसे है कि कांग्रेस के भरोसे नैया हमारी भी पार हो जाएगी। एक दूसरे के भरोसे है, हम लोग एक दूसरे पर इतना अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है। जो निर्णय लिया जाएगा, तमाम जो आला कमान बैठ के निर्णय लेंगे, तमाम निर्णय सर्वसम्मति से होगा और निर्णय को जो है मान्य होगा। कुमार के आने के बाद वो सभा में नहीं पहुंचे, इनको भरोसा है? बताइए, अभी सभा हुई थी पटना में। नहीं तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना अश्वनी भाई। तो उम्मीद तो है। तेजस्वी जी जब कांग्रेस के कन्हैया कुमार पहुंच रहे हैं तो तेजस्वी जी नहीं पहुंच रहे हैं, उम्मीद कौन किस चीज की लगाई जाए? संगीता शर्मा जी नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी आजाद गांधी साहब की तरफ से विश्वास जाहिर किया जा रहा है विपक्षी एकता को लेकर, ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास? क्योंकि कई बार अति आत्मविश्वास घातक भी साबित हो जाता है। देखिए अक्षय जी, आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास घातक सिद्ध होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो अभी बीजेपी को है कि हमने 9 सालों में जिस तरह से जनता को ठगा वो हम आगे भी कर लेंगे, तो अब ये 2024 में होने वाला नहीं है। और बार बार अश्वनी भाई 2-3 बार अभी बोल चुके कि पुल गिरा, तो इस 9 सालों में 1100 से ज्यादा जो रेल दुर्घटनाएं हुई उन पर जवाब कौन देगा अक्षय भाई? तो महिलाओं की बात करते थे और पहलवान बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? और 2 करोड़ रोजगार की इन्होंने बात की और जितने रोजगार गिनाए अक्षय जी उसमें से 2 करोड़ भी वो मिला करके भी 2 करोड़ नहीं होंगे, और 9 सालों में तो 18 करोड़ होने चाहिए थे। और जो इन्होंने मुद्रा योजना की बात की, उसमें एवरेज निकाले तो एक व्यक्ति। अश्वनी जी सुन लीजिए, उन्होंने धैर्य के साथ सुना आपको, सुन लीजिए। आजाद गांधी साहब सुन लीजिए, संभावित सहयोगी हैं। जो मुद्रा योजना की इन्होंने बात की, तो एक व्यक्ति पे 56,000 रुपए एवरेज वो पहुंच रहा है। 56,000 रुपए में आज कौन सा रोजगार मुमकिन है अक्षय जी? ये आप खुद सोच सकते हैं। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करना ये भाजपा की आदत है और धरातल पर कुछ ना करना। आपने जिस पुल का जिक्र किया उससे तो तेजस्वी यादव ने खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये पुल का शिलान्यास हुआ था उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे। देखिए अक्षय जी, मैंने ये कहा कि ये पुल की बात तो बार बार कर रहे हैं, ठीक है। जो भी देश में गलत होता है उस पर सवाल उठाने का हक सबका है, लेकिन जो 1100 से ज्यादा दुर्घटनाएं, आप मानती हैं कि गड़बड़ झाला था वहाँ पर? कॉरिडोर बनाया, गड़बड़ झाला हुआ, आप मानती हैं? अक्षय जी, मुझे उस बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अरे कोई पुल जिसका 2 महीने बाद उद्घाटन होना है, 3 महीने बाद अगर वो धराशायी हो जाता है बनने के पहले, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। देखिए अक्षय जी, जो गड़बड़ है उस पर कोई भी सरकार हो उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमने पुल गिरता हुआ गुजरात में भी देखा, चुनाव से ठीक पहले, और कितने लोगों की वहाँ मौत हुई, उसका जवाब भाजपा ने दिया। तो देखिए, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। देखिए, आपने कहा कि गुजरात के पुल का हादसा, मोरबी पुल हादसा आपको याद रहा। आपको ये भी याद होगा कि विक्रम लैंडर वहां पर काम करना बंद कर दिया था, मिशन फेल हो गया था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो पुल धराशायी हुआ है बिहार में। अक्षय जी, ये पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा है, तो सारी जानकारी मुनासिब नहीं है कि सारा कुछ मैंने देखा हो। किसी जगह पे हो जाता है कि मैंने कुछ चीजें ना देखी हो, तो मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हाँ, जो जानकारी मेरे पास है वो मैं जरूर डिबेट में रखती हूँ अपने पक्ष के तहत।
तो देखिए, मैंने कहा ना मोरवी हादसा हुआ, तो आपने कहा इस पुल में भी हादसा हुआ, तो मैंने क्या कहा कि जो गड़बड़ हुई है वो उसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने होगा। लेकिन जो झूठ की राजनीति एक शुरू हो रही है और झूठ की राजनीति की कवायद जो बीजेपी ने शुरू की, नहीं तो आपको ये संगीता शर्मा, रत्नाकर भाई आ रहा हूँ आपके पास, आपको ये नहीं लग रहा कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है ये तमाम विपक्षी एकजुटता के पीछे कोई लोकतंत्र का खतरा नहीं है, ये सिर्फ सीबीआई ईडी की जांच का डर है क्योंकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का डर है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो? तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा, हेमंत विश्व शर्मा का क्या होगा, रमन सिंह का क्या होगा, शिवराज सिंह का क्या होगा, रेड्डी ब्रदर्स का क्या होगा, तो ऐसे बहुत से नाम है अक्षय जी। अगर विपक्ष को ही खतरा हो तो देखिए, बदले की राजनीति, अक्षय जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बदले की राजनीति की उम्र बहुत लंबी नहीं होती और भाजपा बदले की राजनीति कर रही है, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देने वाले आज जनता ने देख लिया कितनी हमारी बेटियां सुरक्षित। सिसोदिया साहब आजादी की लड़ाई में जेल काट रहे हैं क्या? देखिए अक्षय जी, अगर शराब घोटाले से भाजपा का सरोकार होता और शराब से ही इतनी इन्हें परेशानी होती, तो जो गुजरात में जहां लीकर बैन है, ड्राई स्टेट में शराब पी करके 50 से ज्यादा मौतें नहीं होती, ड्राई स्टेट में ड्रग्स 20,000 करोड़ का एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा जाता, तो इन्हें दूसरे नेताओं से केवल दुश्मनी निभानी है, इन्हें शराब घोटाले से या भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से इतना ठीक है केजरीवाल साहब तो बहुत आहत हैं कि उनके साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए उसको बीजेपी ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बेल नहीं मिल रही है। अश्वनी साहब, ये निशाना उनका आप ही की तरफ है, आपकी पार्टी की तरफ, कि जो पार्टी आप लोगों के खिलाफ मजबूत दिखती है आप उसका दमन करने में जुट जाते हैं। केजरीवाल साहब यही कह रहे हैं। जिस पार्टी का जिस व्यक्ति को भारत रत्न दे रहे थे उसको बेल नहीं दे रही, अब वो तो लायक है कि बेल न मिले, तो भारत रत्न दे रहे थे। नहीं तो ब्रजभूषण शरण को क्यों बाहर छोड़ा हुआ है, उन्हें ही भारत रत्न दे दीजिए। ब्रजभूषण शरण को आप जैसे लोग, क्योंकि ब्रजभूषण शरण ठीक है, चर्चा के समापन का वक्त है, बारी बारी से अगर अपनी बात रख पाए। दिल्ली का शिक्षा रत्न दिया है, इस चीज को मानना पड़ेगा। आप जल्दी राज्यसभा जाने वाले नहीं, इसलिए इतना बोलिए वाजिब बात जो कि लगे। चार्जशीट कौन दाखिल कर रहा है? ठीक है आजाद गांधी साहब, अदालतों पर तो भरोसा है ना आजाद गांधी जी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। आजाद गांधी साहब, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त है, मेरी आवाज पहुंच रही क्या सर? मेरी आवाज पहुंच रही है? अदालतों पर भरोसा है? अदालत पर भरोसा है आजाद गांधी साहब? अदालत पर भरोसा हमें है, लेकिन हमको ईडी और सीबीआई पर भरोसा नहीं है। साफ में बोलना चाहता हूँ। चले ठीक है, चले नहीं, आज मुद्दा मनीष सिसोदिया नहीं है, मुद्दा मनीष सिसोदिया नहीं है, मुद्दा है 2024 को लेकर विपक्षी एकता और किसकी कितनी तैयारी। रत्नाकर भाई अपनी बात भी पूरी कीजिए। क्या गठबंधन की सरकार देश को कबूल होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है आजाद गांधी साहब, ठीक सर, हो गया। रत्नाकर भाई आपके प्रश्न का जवाब दे लेता हूँ, खाली 10 सेकंड लूंगा। वो जो मोरबी और बनारस की घटना जो हुई थी पुल हादसे से, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इसके मायने अलग हो जाते हैं। जब इनके स्टेट शासित राज्यों में जब कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वो एक गॉड हो जाता है। और जब जो है ये घटना मोरबी जैसे पुल हादसा होता है, बनारस में ब्रिज गिरता है, तो उस समय इनके मायने जो है अलग हो जाते। ठीक है, इस पर हो गया सवाल जवाब। और एक फ्रॉड में सर मेरा सवाल ये है कि क्या गठबंधन की सरकार देश की जनता को कबूल होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से तो ऐसा नहीं लगता। देश की जनता को वो सारे लोग मंजूर होंगे, वो सारा गठबंधन मंजूर होगा जो उनके लिए काम करेगा, जो उनके हित में काम करेगा। अगर आप जाते हैं उनके पास, अगर कहते हैं कि हम आपकी समस्याओं को, और करके भी दिखाया आपने अगर है, और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता का जनादेश चले बिल्कुल, लेकिन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? दूर करने के पहले एकता होनी जरूरी है। एकजुटता के साथ अगर चुनाव लड़ा जाएगा तभी बात बन सकती है। ये तमाम बातें आप सभी विपक्षी दलों की तरफ से भी कही जा रही है। उधर बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जितना बिखराव विपक्षी दलों में होगा उतना रास्ता हमारा 2024 का आसान होगा। यानी कुल मिलाकर ये तो जरूर है कि 2024 का सियासी घमासान इस बार जबरदस्त होने वाला है, जिसमें हर पार्टी,
हर दांव आजमाने से नहीं चूकेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।